हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीट द नीट। एंड कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत सेहतमंद होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी चाहे वो बोर्ड एग्जाम की हो या फिर नीट एग्जाम की हो, दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ में कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में करने वाली हूँ क्लास 11 का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके साथ ही साथ में देखते हैं। आपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन लिखा देखा होगा, आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी है एंड ओल्ड एनसीईआरटी में है। दैट इज द व्हाट इज लिविंग। लिविंग क्या है? बचपन में तो हमने लिविंग और नॉन लिविंग की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ी थी, लेकिन अभी जो हमारे पास में है, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाए या डिफरेंशिएट किया जाए किसी नॉन लिविंग से, तो हम क्या ध्यान रखते हैं? ऑब्वियसली हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स पर फोकस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती है बेटा, जिनमें अगर वो प्रेजेंट होती है तो वो ऑर्गेनिज्म लिविंग तो होता है, लेकिन क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह से उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है? यानी कि अगर किसी में वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब वो लिविंग हो गया। तो ये सारी चीजें आज हम कवर करेंगे एक एक करके पूरा इस लेक्चर में। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कंपैरेटिवली ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती हैं जिनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है। चलिए देखते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, एंड दैट इज ग्रोथ। अगर हम किसी की ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम उसमें मेनली तीन चीजों को मेजर करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम मेजर करते हैं दैट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के नंबर में इंक्रीज होना। दूसरी चीज है इंक्रीज इन मास, एंड द थर्ड थिंग इज इंक्रीज इन साइज। ये तीनों ही चीजें आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ग्रोथ अगर हो रही है, तो सेल्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी। सेल्स 1 से 2 बनेंगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और इस तरह से वो लगातार अपना नंबर इंक्रीज करती जाएंगी। अगर सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली फिर सेल का मास भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एक सेल का कुछ मास होगा, 2 सेल का कुछ मास होगा, तो इस तरह से धीरे धीरे करके उसका मास भी इंक्रीज होगा। और अगर किसी चीज का मास इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, तो डेफिनेटली उसका साइज भी इंक्रीज होगा। यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर या किसी भी चीज में आपको इन तीनों चीजों में इंक्रीमेंट दिख रहा है, सेल भी बढ़ रही है, मास भी बढ़ रहा है एंड उसका साइज भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है। तो ये कंपैरेटिवली था हमारा लिविंग के लिए। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं किसी एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से, नॉन लिविंग से मेरा मतलब, मैं आपको एग्जांपल देती हूं माउंटेन का। माउंटेन आप सभी ने देखा होगा, और अगर आपको पता हो तो आप लोग देखते भी होंगे कि हर साल माउंटेन में बहुत सारी चीजों का एक्यूमुलेशन होता जाता है, डिपोजिशन होता जाता है। और जब किसी भी चीज में किसी चीज का डिपोजिशन हो रहा होगा, भले ही वो बाहर की तरफ से हो, तो उसका साइज भी बढ़ रहा होगा। यानी कि माउंटेन का हर बार साइज भी इंक्रीज हो रहा है अगर आप हर ईयर मैच करें, एंड उसका मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी तो एक ग्रोथ की हो गई ना, तो इसका मतलब इसमें भी ग्रोथ हो रही है। तो क्या माउंटेन लिविंग हो गया? नहीं, माउंटेन लिविंग नहीं है। अब ये लिविंग क्यों नहीं है ये मैं आपको बताती हूं। क्योंकि जो लिविंग होते हैं उनमें जो ग्रोथ होगी वो इंटरनली होगी, यानी कि सेल्स जो डिवाइड हो रही हैं वो अंदर से हो रही हैं डिवाइड। मास जो बढ़ रहा है वो इंटरनली बढ़ रहा है, राइट। साइज इंक्रीज होकर के जो हमें नजर आ रहा है वो साइज धीरे धीरे अंदर से बढ़ करके आ रहा है। लेकिन माउंटेन में जितनी भी चीजें हो रही हैं वो आउटर ग्रोथ है, वो इनर साइड से नहीं है। इसलिए आप ये कहेंगे कि ग्रोथ इज अ नॉट लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब अगर किसी में आपको ग्रोथ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है। ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में भी देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो ग्रोथ इंटरनल है या एक्सटर्नल है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ हमेशा इंटरनल होती है, नॉन लिविंग में ग्रोथ जो होती है वो एक्सटर्नल होती है। इसलिए ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेकेंड, दैट इज द रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई।
रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, यहाँ पर अपने चारों तरफ की सराउंडिंग या अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। आपने ये नोटिस खुद भी किया होगा कि जब भी आप किसी नॉर्मल प्लेस से किसी गर्म जगह पर अगर चले जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी क्या करती है, स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है। अगर आप किसी ठंडी जगह पर अचानक से आ गए और आपने अगर अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए हैं तो आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप कांपने लगेंगे। तो आपकी बॉडी अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रही है, स्वेटिंग कर रही थी, वो अपने आप को ठंडा रखने का प्रयास कर रही है। यानी कि ये बॉडी आपकी जो है वो स्टिमुलाई यानी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई जो उसको मिल रहा है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। यानी कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन ये रिस्पॉन्ड टुवर्ड्स एनवायरनमेंट क्या पूरी तरह से सही है? आपने कभी किसी ऐसे पेशेंट के बारे में सुना है जो कोमा में है, राइट? अब अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप किसी व्यक्ति को, वो कोमा में नहीं है तो उसके स्पॉन्ड को आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन वो कोमा में है तो क्या वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा होगा? नहीं कर रहा होगा। उसका रिस्पॉन्स जो होगा वो क्लियरली विजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं विजिबल होगा? अगर उसको गर्मी लग रही होगी तो वो बता नहीं सकता। उसको मेडिकेशन जो डॉक्टर्स आकर के इंजेक्शंस दे रहे होंगे, अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो आप तुरंत उसका रिस्पॉन्स करते हैं ना, लेकिन अगर उसको इंजेक्शंस लग रहे होंगे तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। उसको गर्म लग रही होगी तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होगा। वो अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट का रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहा होगा। तो क्या वो लिविंग में नहीं आएगा? क्या वो नॉन लिविंग में आ गया? फिर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? क्या नॉन लिविंग? नहीं, इसको हम नॉन लिविंग नहीं कंसीडर कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है? जो पर्सन कोमा में है उसको जितने भी मेडिकेशंस दिए जा रहे हैं, यानी कि उसको जो भी दवाइयां दी जा रही हैं, आपके इंजेक्शंस में दिए जा रहे हैं, जिस तरह का भी मेडिकेशन उसको दिया जा रहा है, वो केमिकल्स उसकी बॉडी में रिस्पॉन्स दे रहे हैं। उसकी बॉडी उनके लिए रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, वो बेटर हो रहा है। तो इसका मतलब वो रिस्पॉन्ड दे रहा है। इसका मतलब रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एन स्टिमुलाई इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रिस्पॉन्स को देना सराउंडिंग के, अपने एनवायरनमेंट के लिए, वो एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टी हमने देख ली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी रिप्रोडक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी अगर रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आप सभी लोग जानते होंगे एंड जनरली यही माना जाता है कि रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ही सिर्फ रिप्रोडक्शन करेंगे। अब मैं आपको कुछ एक्सेप्शंस बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास में अगर कोई म्यूल है, म्यूल जो बनता है वो क्रॉस से बनता है मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। फीमेल हॉर्स यानी कि मेयर, राइट? फीमेल हॉर्स, इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो बनता है म्यूल। और ये जो म्यूल है ये कंप्लीटली स्टेराइल होता है। स्टेराइल मींस ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये अपने जैसे प्रोजेनीज नहीं पैदा कर सकता है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। क्या म्यूल को हम नॉन लिविंग कह देंगे कि ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है? तो नहीं, ये लिविंग की कैटेगरी में आता है। दूसरा, आज के टाइम पे आपको या पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे इनफर्टाइल कपल होते हैं। इसमें मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकती है। इन इनफर्टाइल कपल्स में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो अपने जैसे प्रोजेनीज को बना सके। सो इट मीन्स they are non-living? No, they are living. They are infertile but they are living. Next example आप देख सकते हो बेबीज का। Babies are also not able to reproduce, so they are non-living? No, they are still living. So we cannot say with the help of only reproduction कि कोई organism अगर reproduction करता है तो वो living हो गया। नहीं, reproduction is not a life defining property. मीन्स हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तीन प्रॉपर्टीज हमने देख ली। फर्स्ट ग्रोथ, सेकंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई एंड द थर्ड वन इज द रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ हमारी मेटाबॉलिज्म। Metabolism means all the reactions which are happening inside an living organism, या आप कह सकते हैं वो सारी रिएक्शन जो किसी सेल के अंदर परफॉर्म हो रही है। So all reactions in a cell
और ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी सेल के अंदर होने वाली सारी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपने पढ़ी होगी, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि ये दो टाइप की होती है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस आ जाती है, यानी कि कुछ अगर बन रहा है तो दैट इज द एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी कि डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, जिसमें आपका कुछ चीजें डिग्रेड हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है, तो दैट इज द कैटाबॉलिज्म। तो ये दोनों टाइप की रिएक्शंस आपकी सब इसके अंडर में आती है, मेटाबॉलिज्म। अब अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं, अगर हम उसको इन विट्रो कंडीशन प्रोवाइड करें तो उन रिएक्शंस को हम लेबोरेटरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम क्या मेटाबॉलिज्म को ये कह दें कि नहीं, ये रिएक्शन तो हम लैब में परफॉर्म कर सकते हैं, तो ये एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हुई? नहीं, हम इन रिएक्शंस को डेफिनेटली लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इन रिएक्शंस की जो मेन ओरिजिन कहाँ है? वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, वो एक सेल ही है, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म को लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ही कहा गया है। सो वी कैन से दैट मेटाबॉलिज्म अगर आपको लग रहा है कहीं हो रही है, तो दैट मीन्स दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इसके बाद में एक फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब एक सेल है, उस सेल के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही हैं, जिसको हमने मेटाबॉलिज्म में कंसीडर किया, एंड उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट है, और वो सारे सेल ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उन्हीं के बेसिस पे वो पूरी सेल अपना काम कर रही है। तो इसका मतलब वो सेल को कब डिवाइड होना है, कब क्या सेक्रीट करना है, कब क्या फंक्शन करना है, वो सारी चीजें उसके अंदर हो रही है। तो अगर किसी के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, तो इट मीन्स दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। So we can say that cellular organization is a life defining property. आई होप कि अब आपको इनसे क्लियर हो गया होगा। हमने यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज देखी। सबसे पहले हमने देखी ग्रोथ। ग्रोथ एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, क्योंकि ग्रोथ हम लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में देख सकते हैं, ये इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने देखी रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई जो है वो एक लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि एक पर्सन जो कोमा में भी है वो भी अपने मेडिकेशंस के लिए रिस्पॉन्स देता है, तो इसका मतलब रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। थर्ड हमने देखा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, ये बात पूरी तरह से सही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस, क्योंकि उसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास में, म्यूल हो गया, इनफर्टाइल कपल्स हो गया, एंड बेबीज हो गए। ये लिविंग तो है बट दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, सो इट मीन्स रिप्रोडक्शन इज नॉट अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन आफ्टर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने देखा कि ऑल द रिएक्शंस व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड द सेल और द ऑर्गेनिज्म, सो इट मीन्स ऑल द कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस, ऑल द ब्रेकडाउन रिएक्शंस व्हिच आर अकरिंग इनसाइड द बॉडी। तो इसका मतलब अगर किसी में मेटाबॉलिज्म आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो दैट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो इट मीन्स मेटाबॉलिज्म इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। देन आफ्टर आपका आता है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म देखी, यानी कि सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात कर रही हूं तो इसका मतलब सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी में प्रेजेंट है, उसमें सेल के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज हैं, वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेल फंक्शन अपना परफॉर्म कर रही है, तो इट मींस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अ लाइफ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया। आज हम लोग करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में, यानी कि जिनको हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म बता दिया, व्हाट इज लिविंग का आंसर आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनको हमें कैसे नाम देना चाहिए कि वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही नाम से पहचाने जाएं, कि वो हम कहीं पे भी नाम ले तो हर कोई उसको पहचान सके कि हाँ ये साइंटिफिक नेम तो इस पर्टिकुलर स्पीशीज का है। तो आज हम लोग इस नॉमेनक्लेचर को कंप्लीट करेंगे। इस नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल ICBN, and the second organization is the ICZN. ICBN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, एंड ICZN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर।
इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने स्पीशीज की नेमिंग के लिए कुछ रूल्स सेट करे और उन रूल्स को हम आज तक फॉलो करते हैं उन किसी भी स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को या किसी भी स्पीशीज को नाम देने के लिए, यानी कि साइंटिफिक नेम देने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि वो रूल्स क्या है। सबसे पहला रूल जो दिया गया, दैट इज द 2 वर्ड नेम, यानी कि नाम जो होना चाहिए वो आपका 2 वर्ड्स में होना चाहिए और इसी वजह से इसको कहा गया बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और इस सिस्टम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने ही बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था, यानी किसी भी स्पीशीज का नाम रखा जाएगा तो उसमें मेनली 2 वर्ड ही होंगे। सेकंड रूल था, फर्स्ट वर्ड हमेशा जेनेरिक नेम होता है एंड सेकंड वर्ड स्पीशीज नेम, यानी कि स्पीशीज नेम भी कह सकते हैं आप या फिर स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं। First is always generic name and the second one is always specific epithet. थर्ड रूल है कि हर एक नेम को एक लैंग्वेज में रखा गया और वो लैंग्वेज थी हमारी ऑलवेज एंड ऑलवेज, दैट इज लैटिन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा लैटिन लैंग्वेज का ही यूज क्यों किया जाता है। तो लैटिन लैंग्वेज जो है ये एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज का यहाँ पे क्या मतलब है? डेड लैंग्वेज से मतलब है कि उस लैंग्वेज में अब कोई फर्दर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहे हैं। अदरवाइज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं अभी हमारे पास करंट में जो हम यूज करते हैं उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन लैटिन ऐसी एक लैंग्वेज है जिसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम उस लैंग्वेज का यूज करके किसी का भी साइंटिफिक नेम रखेंगे तो वो हमेशा ही वैसा ही रहने वाला है, उसमें फर्दर फ्यूचर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो हमेशा इसीलिए लैटिन लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है किसी भी स्पीशीज का साइंटिफिक नेम रखने के लिए। फोर्थ रूल है कि अगर किसी भी साइंटिफिक नेम को लिखा जाएगा, अब लिखा 2 तरीके से जा सकता है। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है यानी कि उसको टाइप्ड फॉर्म में लिखा जा रहा है तो दैट इज ऑलवेज इन इटैलिक्स, वो हमेशा कैसा होगा? इटैलिक्स में होगा। एंड अगर उसको हैंड रिटन लिखा जा रहा है तो वो नेम में हमेशा अंडरलाइन होगी। अंडरलाइन बट सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, ना कि एक साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूं होमोसैपियंस का, होमोसैपियंस, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि होमो जो आपका होगा, ये एक अलग रूल है जिसको मैं इसी में इंक्लूड कर रही हूं। होमो यानी कि जो जेनेरिक नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होगा? कैपिटल होगा। एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा। तो यहाँ पे उसको होमो को भी आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा एंड सैपियंस को भी सेपरेटली अंडरलाइन करना होगा अगर ये हैंड रिटन है। अगर ये टाइप्ड फॉर्म में होगा तो फिर ये इटैलिक ही होगा। अब अगर किस साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की, अब अगर होमोसैपियंस की बात करते हैं तो ये डिस्कवरी की थी लीनियस ने, तो साइंटिस्ट के नेम को हम उसके साथ में इस तरह से मेंशन कर देंगे, होमोसैपियंस लिन। अब अगर सोचिए कि इस डिस्कवरी के बाद में इस पर्टिकुलर स्पीशीज को ऊपर कोई और साइंटिस्ट आकर के काम करता है और वो कुछ और नई चीजें मॉडिफाई करता है, कुछ नए चेंजेस लाता है या चेंजेस डिस्कवर करता है, तो उस साइंटिस्ट के योगदान को भी ध्यान रखा जाएगा। तो हमेशा अगर कोई सपोज दैट एक्स नेम ऑफ साइंटिस्ट है जो कि उस चीज में नए मॉडिफिकेशंस ले आया है तो हम उसका नेम उस पर्टिकुलर फर्स्ट साइंटिस्ट के बाद में मेंशन करेंगे कुछ इस तरह से, होमोसैपियंस लिन एक्स। यहाँ पे लिन जो हो गया जो फर्स्ट जिन्होंने डिस्कवर किया था, एंड एक्स हो गया जिन्होंने फर्दर उस पर डिस्कवरी करके नए चेंजेस लाए। तो ये मेथड फॉलो किया जाता है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम में। इसके अलावा एक और सिस्टम होता है दैट इज नोन एज द ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, जिसमें हमारे पास में एक और एडिशनल चीज होती है, यानी कि बायनोमियल में हुए हमारे पास में 2 वर्ड्स, एक हो गया जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट या फिर स्पीशीज नेम। लेकिन जो ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है उसमें हमारे पास में होते हैं 3 वर्ड्स। इस 3 वर्ड में जो ऐड होती है दैट इज द सब स्पीशीज, यानी कि सबसे पहले लिखा जाएगा जेनेरिक नेम, फिर स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीशीज नेम एंड देन आफ्टर द सब स्पीशीज नेम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, हम अपने ही नाम का एग्जाम्पल लेते हैं तो दैट इज द होमो, आपका जेनेरिक नेम हो गया, देन आफ्टर द सैपियंस एंड देन सैपियंस।
होमो हो गया आपका जेनेरिक नेम, सैपियंस हो गया आपका स्पीशीज नेम, एंड दैट इज द सब स्पीशीज नेम। अनदर एग्जांपल इज द गोरिल्ला, गोरिल्ला, गोरिल्ला। तो यहाँ पर जो है आपको तीनों ही चीजें सेम दे रही हैं। जब आपका एक और एडिशनल चीज बता रही हूँ कि जब आपका जेनेरिक नेम और जब आपका स्पीशीज नेम सेम होता है तो इसे कहा जाता है टॉटोनिम्स। इस पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम पे, टॉटोनिम्स पे, लेकिन फिर भी आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम भी क्लियर हो गया होगा एंड ट्राइनोमियल भी क्लियर हो गया होगा, एंड टॉटोनिम्स जिसमें अगर आपके स्पीशीज नेम एंड जेनेरिक नेम सेम होता है तो दैट इज द टॉटोनिम्स। फॉर एग्जाम्पल गोरिल्ला, गोरिल्ला। सो ये हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी इस नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में। हमने अभी तक जो कवर किया है दैट इज व्हाट इज लिविंग, इसके अलावा बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड आज हम लोग कवर करेंगे टर्म्स जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेनली यूज हुए हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम में मेनली सबसे ज्यादा 3 टर्म्स को यूज किया गया है, एंड वो टर्म्स हैं नंबर 1 टैक्सोनॉमी, नंबर 2 सिस्टमैटिक्स, एंड द थर्ड वन इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, या आप टैक्सोनॉमिक हायरार्की भी कह सकते हैं। टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स के मतलब को समझेंगे, किसने ये टर्म्स दिए थे वो समझेंगे, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनको कैसे ऑर्डरली अरेंजमेंट इनका किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग टैक्सोनॉमी को। टैक्सोनॉमी जो साइंटिस्ट ने दी थी उनका नेम है कैंडोल। टर्म गिवन बाय कैंडोल। इन्होंने सबसे पहले टर्म दिया था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में बेसिकली मतलब इसका क्या होता है, ये एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, एंड देन आफ्टर द क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं दैट दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we identify the organism, we do the nomenclature of organism, and we do the classification of organism. मीन्स अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो सबसे पहले हमने उस ऑर्गेनिज्म को देखा और उसको आइडेंटिफाई किया, एंड देन आफ्टर हमने उसको उसके बाद में उसका नॉमेनक्लेचर किया, जो बायनोमियल नॉमेनक्लेचर हमने पहले पढ़ा, एंड देन आफ्टर फिर हमने उसको क्लासीफाई किया कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये जिसके अंदर डील होता है उसको कहा जाता है टैक्सोनॉमी। दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज टैक्सोनॉमी। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो टर्म है हमारा सिस्टमैटिक, इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था लिनियस ने। लिनियस ने अपनी बुक सिस्टमा नेचुरी में इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। सो वी कैन राइट टर्म यूज्ड बाय लिनियस इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी। ये बुक लिनियस ने ही लिखी थी और इस बुक में इन्होंने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था। टैक्सोनॉमी प्लस एक और चीज हम लोग इसके अंडर में लेते हैं। सो सिस्टमैटिक की अगर बात करते हैं तो सिस्टमैटिक मीन्स वी आर स्टडिंग हियर द टैक्सोनॉमी along with the relationship of organism, and what kind of relationship of organism, that is the evolutionary relationship of organism। तो अगर आपको याद हो अभी हमने पढ़ा था कि टैक्सोनॉमी में हम सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, नेमिंग कर रहे हैं, एंड देन आफ्टर क्लासीफाई कर रहे हैं, और उसी के साथ ही साथ में जब हम उसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को पढ़ते हैं तो दैट कम्स अंडर द सिस्टमैटिक्स। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूं कि दैट मीन्स वी आर स्टडीइंग अंडर द सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स वो कहां से उसका इवोल्यूशन हुआ है, वो कहां से ओरिजिनेट होकर के आया है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि हम यहाँ पे सारे ऑर्गेनिजम्स में नहीं देख रहे, हम किसी एक लेवल पे या किसी एक कैटेगरी में जब किसी ऑर्गेनिज्म को रखते हैं और वहां पे उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक वाले हमारे पास में कई सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो हम उन ऑर्गेनिजम्स की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप चेक करते हैं कि इनका इवोल्यूशन एक ही टाइप से हुआ है या फिर ये अलग अलग तरह से इवोल्यूट होकर के आए हैं। तो जब भी सिस्टमैटिक के बारे में हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम टैक्सोनॉमी की सारी चीजें तो देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, उसके साथ ही साथ में हम इसकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखेंगे ऑर्गेनिजम्स की। देन आफ्टर इसके बाद ही हम मूव करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, या फिर आप कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। थर्ड वन इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज।
टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हमने बेसिकली इनका एक ऑर्डरली अरेंजमेंट किया है, यानी कि हमारे पास में अलग अलग लेवल्स हैं और उन लेवल्स को किस तरह से हमें ऑर्डरली अरेंजमेंट करेंगे वो चीज हमने पढ़ी है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में। अब इसका जो साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं उस लेवल के लिए या फिर उस कैटेगरी के लिए, सो दैट इज नोन एज द टैक्सॉन। इसका मतलब अगर मैं आपसे कह रही हूं कि फाइलम, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फाइलम, तो इसका मतलब ये एक कैटेगरी है, राइट? कैटेगरी भी हम इसको कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि ये एक टैक्सॉन है, करेक्ट? अगर मैं आपसे कह रही हूं कि स्पीशीज, तो इसका मतलब कि ये एक कैटेगरी है, राइट? कैटेगरी भी आप इसको कह सकते हैं या फिर आप इसको एक टैक्सॉन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली ये डिसाइड हम इसमें करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को या किस को लेवल किस हिसाब से हमें ऑर्डरली अरेंज करने हैं, और इस कंप्लीट थिंग को हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा इसको अगर आप और डिटेल से समझना चाहें, जैसे कि अगर मैं आपसे कह रही हूं कि एक स्पीशीज की बात कर रही हूं, तो इस स्पीशीज के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उनके बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज होंगी, जिसकी वजह से मैंने इनको एक स्पीशीज में रखा। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे आते हैं, यानी कि स्पीशीज एक ऐसा टैक्सॉन है जहां पर उस टाइप के सारे ऑर्गेनिजम्स को उस लेवल पे मैंने रखा हुआ है। सो दैट बेसिकली अंडर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। आप देखते हैं कि लीनियस ने हमें इसके साथ ही साथ में कुछ और टर्म्स भी दिए थे। वो टर्म्स क्या है यहाँ पर? सो लीनियस ने हमें जिस टाइम पे क्लासिफिकेशन हुआ उस टाइम पे कुछ टर्म्स दिए, जिनमें से कुछ टर्म्स तो कंटिन्यू हो गए लेकिन कुछ टर्म्स जो थे वो ड्रॉप आउट हो गए। तो इन्होंने जो बेसिकली हमें टर्म्स दिए, दैट इज जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास एंड वैरायटी। ये जो 5 टर्म है ये हमें लीनियस ने दिए थे। अब इसमें से जीनस अभी भी कंटिन्यू है, स्पीशीज भी अवेलेबल है, ऑर्डर भी है, क्लास है, लेकिन ये जो वैरायटी है इसको ड्रॉप आउट कर दिया गया है। अब वैरायटी टर्म यूज नहीं किया जाता है। आगे और स्टडीज हुई और उन स्टडीज के बेसिस पे कुछ और नए टर्म्स जुड़ गए, और वो जो न्यू टर्म्स उसमें इंट्रोड्यूस हुए, दे आर द किंगडम। किंगडम आ गया, उसके अलावा फाइलम आ गया, एंड एक और टर्म आया, दैट इज द फैमिली। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास में ये इस तरह से अलग अलग लेवल्स मौजूद हैं या अलग अलग टैक्सॉन मौजूद है, लेकिन अभी हमने इनको इस ऑर्डर में अरेंज नहीं किया है कि कौन सा छोटा टैक्सॉन है, फिर उससे बड़ा लेवल कौन सा होगा, फिर उससे बड़ा लेवल कौन सा होगा। ये सारे अरेंजमेंट अभी हम इसके बाद में देखेंगे। ये जो 5 टर्म्स मैंने आपको बताए थे, जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास एंड वैरायटी, ये दिया था लीनियस ने। एंड इसके अलावा जो नए इंट्रोड्यूस टर्म्स आए हैं हमारे, दैट इज किंगडम, फाइलम एंड फैमिली। सो आप लोग इसको ध्यान रखिए। वैरायटी जो था वो आपका ड्रॉप आउट हो गया, उसको बाद में रिमूव कर दिया गया। आप देखते हैं कि इनको किस तरह से अरेंज किया गया। इनको टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जब अरेंज करा जा रहा था तो उसमें 2 चीजें ध्यान रखी गई। जो सबसे पहली चीज ध्यान रखी गई, एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जा रहे हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले आप लार्जेस्ट लेंगे ग्रुप, लार्जेस्ट ग्रुप के बाद में फिर उससे छोटे ग्रुप होते जाएंगे। लेकिन अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट ग्रुप लेना होगा या स्मॉलेस्ट लेवल लेना होगा। उसके बाद ही आप धीरे धीरे इंप्रूव करते हुए, बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में आप जाकर के लार्जेस्ट ग्रुप पर पहुंच पाएंगे। तो मैं एक बार को ये लिख रही हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में बनाऊंगी। दैट इज द टैक्सोनॉमी हायरार्की। सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे किंगडम, देन आफ्टर फाइलम या फिर डिवीजन। सबसे नीचे है स्पीशीज, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फाइलम एंड किंगडम। करेक्ट। आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे कह सकते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में मींस किंगडम जो है हमने पढ़े हुए हैं कि किंगडम एनिमेलिया होता है, किंगडम प्लांटी होता है, राइट, जो स्टार्टिंग में था। तो किंगडम एनिमेलिया की अगर बात करें तो इट मींस सारे ऑर्गेनिज्म, ऑल एनिमल्स आर केप्ट अंडर द किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लांटी की अगर बात करें तो ऑल द काइंड्स ऑफ प्लांट्स आर केप्ट अंडर द किंगडम प्लांटी, उसमें रखे गए। देन आफ्टर अगर आप फाइलम और डिवीजन की बात करते हैं तो फाइलम जो यूज किया जाता है टर्म, दैट इज बेसिकली फॉर द एनिमल्स। अगर किसी एनिमल को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम फाइलम का यूज करते हैं, एंड अगर हम किसी प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम वहां पर डिवीजन का यूज करते हैं। फिर उससे छोटा आता है हमारा क्लास, देन उससे स्मॉलेस्ट
ऑर्डर, देन फैमिली, देन आफ्टर जीनस एंड उसके बाद में आता है स्पीशीज। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप के देखते हैं तो जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो आपको देखने को मिलेगी किंगडम में, यानी कि दैट इज द मोस्ट डाइवर्स। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा एनिमल्स का या फिर ऑर्गेनिजम्स आप कह सकते हैं, उसमें आपको सबसे ज्यादा वैरायटी देखने को मिलेगी और सबसे ज्यादा नंबर भी देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाएंगे वो नंबर कम होता जाएगा एंड वो डाइवर्सिटी भी स्पेसिफाई होती जाएगी, करेक्ट, वो बढ़ती जाएगी अलग अलग में। यानी कि एक किंगडम के अंदर कई सारे फाइलम आ सकते हैं, कई सारे डिवीजन आ सकते हैं, एक फाइलम के अंदर कई सारी क्लासेस आ सकती हैं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स आ सकते हैं, एक ऑर्डर के अंदर बहुत सारी फैमिलीज आ सकती हैं, ठीक, एक फैमिली के अंदर कई सारी जीनस और एक जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज आ सकती हैं। अब इसी चीज को थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा। अगर मैं स्पीशीज से स्टार्ट करें तो स्पीशीज में क्या होगा, वो सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके बीच की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन प्रेजेंट होंगी, यानी कि मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को बियर करने वाले ऑर्गेनिजम्स यहां पर आपको स्पीशीज में मिलेंगे, यानी कि दैट इज द ग्रुप विच इज हैविंग द क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड वाले ऑर्गेनिजम्स आपको यहां पर दिखाई देंगे, किसमें, स्पीशीज में। अब ये एक जैसी स्पीशीज जब है हमारे पास में कई सारी, ठीक, एक स्पीशीज 1 हो गई, स्पीशीज 2 हो गई, स्पीशीज 3 हो गई, स्पीशीज 4 हो गई फॉर एग्जांपल, और उनमें उनसे क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है जिनके बीच में बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, उनको एक जैसी को रखा गया एक पर्टिकुलर जीनस में, करेक्ट। अब उस जीनस में उससे ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हो गया लेकिन डाइवर्सिटी भी बढ़ गई, वहां पे क्लोजली रिलेशनशिप जो थी वो थोड़ी सी कम हो गई लेकिन डाइवर्सिटी इंप्रूव हो गई, यानी कि यहाँ पे रख रहे हैं हम सिमिलर टाइप की स्पीशीज को, similar species are kept in genus, ठीक। अब एक जैसी जीनस में रखने के लिए हम यहाँ पर एक फैमिली में रखेंगे, यानी कि फैमिली के अंदर आ जाएंगे हमारी सिमिलर टाइप की जीनसेस, करेक्ट। सो इस तरह से जब हम एक एक करके स्टेप और एक लेवल बढ़ते जाएंगे, सो दैट इज द असेंडिंग ऑर्डर। सबसे नीचे ग्रुप में स्पीशीज था, सबसे छोटा जो टेक्सॉन है दैट इज द स्पीशीज, लार्जेस्ट टेक्सॉन जो है किंगडम। मोस्ट डाइवर्सिटी आपको कहां देखने को मिल रही है, किंगडम में मिल रही है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको सबसे ज्यादा कहां देखने को मिल रहे हैं, किंगडम में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन फीचर्स आपको कहां देखने को मिल रहे हैं, स्पीशीज में मिल रहे हैं, क्योंकि स्पीशीज में ही क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है। आई होप कि ये हायरार्की अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी और इसी के बेसिस पे ही हम सारा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। अभी इससे पहले वाले हमने देखा था टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ा था, सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ा था एंड उनका कैसे ऑर्डरली अरेंजमेंट किया गया ये देखा, एंड कौन कौन से टर्म्स दिए थे लीनियस ने और कौन से टर्म्स नए उसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे, वो सारी चीजें हमने देखी। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हर एक लेवल यानी हर एक टेक्सॉन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख करके दिखाती हूँ कि हमारे पास में कौन कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द किंगडम। किंगडम इट कैन बी एनी टाइप, एनिमेलिया, प्लांटी और एनी अदर। देन आफ्टर उसके बाद में है हमारा फाइलम। फाइलम आप सभी को पता है कि हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। अगर प्लांट्स की बात हो रही है तो दैट इज द डिवीजन। एंड इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लेवल दैट इज द क्लास। क्लास के बाद जो उससे पहले लेवल आता है दैट इज द ऑर्डर एंड उसके पहले का लेवल है दैट इज द फैमिली एंड उससे पहले का है जीनस एंड उससे सबसे पहला लेवल जो है सबसे स्टार्टिंग का दैट इज द स्पीशीज, करेक्ट। ये जो मैंने आप लोगों को एरो बना के दिखाए हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर के दिए हैं या सॉरी असेंडिंग ऑर्डर के दिए हैं। इसका मतलब स्पीशीज सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड देन आफ्टर द किंगडम, ठीक। अब हम लोग एक एक करके हर एक लेवल को अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले जो मैं शुरुआत करूंगी वो मैं करूंगी आपकी स्पीशीज के साथ में। स्पीशीज जो है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं दैट इज अ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म इट मींस उनके बीच के जो फीचर्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही ज्यादा कॉमन है उनके बीच में, इसलिए हमने उनको एक पर्टिकुलर स्पीशीज में रखा। अब जो स्पीशीज टर्म जो सबसे पहले दिया था दैट इज गिवन बाय साइंटिस्ट जॉन रे।
टर्म जॉनरे ने दिया, लेकिन इसके बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था अर्नेस्ट मेयर में। ये जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है उसके पहले जो 2 पेज दिए हुए हैं वहां पर ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और अर्नेस्ट मेयर पे काफी बार क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय अर्नेस्ट मेयर। सो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मेयर। अब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में इन्होंने दिया क्या, इन्होंने बताया कि स्पीशीज इज बेसिकली द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म यहां पे जो ये वर्ड है क्लोजली रिलेटेड, इसका मतलब क्या है कि ये ऑर्गेनिजम्स सेम जीन पूल को शेयर करते हैं, यानी कि दे शेयर द सेम जीन पूल। और जो सबसे बड़ी खास बात है इन क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म क्या क्या कर सकते हैं, दे कैन डू इंटरब्रीड, यानी कि ये अपने ही ग्रुप में इंटरब्रीड कर सकते हैं, एंड they are able to produce fertile offsprings. So it means the species is the group of a closely related organisms and it means they are sharing the same gene pool and they can interbreed and they can produce the fertile organism. वो अपने ही जैसे fertile organism या offsprings produce कर सकते हैं। ठीक, ये बात हो गई। लेकिन बिना एक्सेप्शन के ये सारी चीजें अधूरी हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक्सेप्शन इसमें मेनली क्या है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, जो सबसे पहला एक्सेप्शन है दैट इज ऑफ म्यूल। म्यूल के बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट जब लेक्चर लिया था व्हाट इज लिविंग उसमें भी बताया था। तो म्यूल जो बेसिकली बनता है दैट इज द क्रॉस बिटवीन द मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स। करेक्ट, ये बना म्यूल। एंड म्यूल जो होता है दैट इज कंप्लीटली स्टेराइल, यानी कि वो अपने जैसे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, वो खुद भी स्टेराइल है, यानी कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। एंड जो सेकंड एग्जांपल है इसी का दैट इज द हिनी। हिनी इसी के रिवर्स क्रॉस से बनता है एंड दैट इज द इट मीन्स एंड दैट इज मेल हॉर्स व्हेन क्रॉस्ड विद द फीमेल डोंकी देन इट इज फॉर्मिंग द हिनी एंड हिनी इज ऑल्सो स्टेराइल। एंड सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर कि ये चीजें जो हो रही हैं दैट इज हैपनिंग कंप्लीटली इन द नेचुरल एनवायरमेंट, नॉट इन द कैप्टिविटी। ये नेचुरली हो रही है बट इनमें जो प्रोजेनीज बन रहे हैं वो स्टेराइल है, यानी कि वो आगे चल करके ऑफस्प्रिंग्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक इंटरब्रीडिंग हो रही है, यहाँ पे एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से नेचुरली ब्रीड कर रही है एंड देन आफ्टर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है जो कि कंप्लीटली स्टेराइल है। तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। दूसरा एक्सेप्शन आता है हमारा टाइगोन एंड द सेकेंड वन इज द लाइगर। टाइगोन जो है ये क्रॉस किया जाता है टाइगर एंड बिटवीन द लायनस, तो ये बनाता है टाइगोन। एंड लाइगर बनता है हमारा लायन एंड व्हेन द क्रॉस हैपेंड बिटवीन द टाइग्रेस, बट दिस क्रॉस इज नॉट हैपनिंग नेचुरली, दिस इज हैपनिंग इन कैप्टिविटी। ओके, सो कैप्टिविटी में हो रहा है बट ये जो है ये फर्टाइल है, ये दोनों ही फर्टाइल होते हैं, ये अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि नेचुरली जो हो रहा था इंटरब्रीडिंग, हालांकि ये नेचर्स के अगेंस्ट है, नेचर ने जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली ये अगेंस्ट है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में क्रॉस हो रहा है। एक में क्रॉस हो रहा है जो नेचुरली हो जा रहा है एंड दूसरे में इन कैप्टिविटी हो रहा है। बट एक के केस में आप लोगों को मिल रहे हैं स्टेराइल ऑफस्प्रिंग्स एंड दूसरे केस में आपको जो कैप्टिविटी में हो रहा है टाइगर एंड लायनस का, तो टाइगोन बन रहा है एंड लाइगर जो बन रहा है वो लायन एंड टाइग्रेस के बीच में क्रॉस होने से बन रहा है एंड दैट इज फर्टाइल। हालांकि दैट इज कंप्लीटली एंड कंप्लीटली अगेंस्ट द नेचर लॉ। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी अबाउट द स्पीशीज। अब स्पीशीज को अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं, आपको याद होगा मैंने आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए थे, दैट इज जस्ट लाइक मैंगीफेरा इंडिका। जब बायनोमियल सिस्टम हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जेनेरा एंड द सेकंड नेम इज ऑलवेज अ स्पेसिफिक एपिथेट और यू कैन से स्पीशीज। करेक्ट। दूसरा एग्जांपल हो गया हमारा होमो सैपियंस।
जिसमें होमो जो है आपका दैट इज द जेनेरा एंड सेपियंस इज द स्पीशीज। बहुत सारे हैं, अलियम सीपा, राइट, सोलेनम निग्रम, अलियम सीपा में सीपा जो है वो आपकी स्पीशीज है, अलियम हो गया आपका जेनेरा नेम, एंड पैंथेरा लियो, पैंथेरा हो गया आपका जेनेरा, लियो हो गया आपकी स्पीशीज, करेक्ट। सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम में आपका हो गया पर सोलेनम जेनेरा एंड निग्रम आपकी स्पीशीज हो गई। सो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे कुछ स्पीशीज के। तो एक छोटा सा ओवरव्यू आप लोगों को मैं दे देती हूँ स्पीशीज का वापस, ताकि थोड़ा सा आप उसको इजिली कनेक्ट कर पाए। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमने स्पीशीज को, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था दैट लाइक पैंथेरा लियो, जिसमें लियो जो है वो आपकी स्पीशीज है, करेक्ट, एंड जो आपकी पैंथेरा है दैट इज द जीनस। अब मैं आप लोगों को अगर इसको कनेक्ट करने को बोलूं जीनस को, तो वेरी सिंपल इट इज, बहुत सारी सिमिलर स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज में क्या होता है, एक ही टाइप के सिमिलर ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं जिनके बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज होती है, ठीक, हाईएस्ट सिमिलैरिटीज, उनको रखा जाता है एक स्पीशीज में। अब वैसी ही कई सारी स्पीशीजेस हों, स्पीशीज 1, स्पीशीज 2, स्पीशीज 3, स्पीशीज 4, तो इस तरह से सारी स्पीशीजेस जब एक जैसी मिलती हैं तो उनको रखा जाता है एक जेनेरा या फिर एक जीनस में। तो ये जो नेक्स्ट लेवल है हमारा जीनस, इसको हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो पैंथेरा लियो सपोज दैट, तो अगर मैं जीनस की बात करूं तो जीनस में आपकी एक पैंथेरा लियो मैंने एग्जांपल दे दिया, दूसरा हो गया पैंथेरा टाइग्रिस, ये टाइगर की स्पीशीज है, एक हो गया पैंथेरा पैराडस, ये आपकी पैंथर की स्पीशीज है। तो ये तीनों को रखा गया है एक जेनेरा में, लायन, टाइगर, पैराडस, ये बिग कैट्स हैं। इन तीनों स्पीशीजेस को, इन तीनों बिग कैट की स्पीशीजेस को रखा गया है एक ही जेनेरा, दैट इज द पैंथेरा, करेक्ट। एक और एग्जांपल आपको दिखाते हैं, दैट इज द सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, थर्ड है हमारा सोलेनम मिलेंजोना, करेक्ट। ये तीनों अलग अलग स्पीशीजेस हैं और इन तीनों ही स्पीशीजेस को एक जेनेरा में रखा गया है, दैट इज द सोलेनम। यानी कि इन तीनों स्पीशीजेस में कुछ सिमिलैरिटीज थी जिनके बेसिस पे उनको सिर्फ एक ही जेनेरा सोलेनम में रखा गया है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि एक टाइप की स्पीशीजेस को रखा जाता है जेनेरा के अंडर में, सिमिलर जेनेरा के अंडर में। नेक्स्ट मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट लेवल है दैट इज द फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी और नेक्स्ट टेक्सॉन फैमिली। फैमिली में रखा जाता है हमेशा सिमिलर जेनेरा को, सिमिलर जेनेरा केप्ट इन सेम फैमिली। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था पैंथेरा, राइट, पैंथेरा ये है हमारी बिग कैट्स की फैमिली, इसमें लायन, टाइगर, पैंथर्स ये सारे आते हैं, ठीक है। तो ये बिग कैट्स है सारी इसमें पैंथेरा में। एंड यहाँ पे दूसरी जो है दैट इज द फेलिस, फेलिस भी जो है ये भी कैट फैमिली है, लेकिन इसमें जो हमारी डोमेस्टिक या स्मॉल कैट्स होती हैं वो सारी आती है, और इन दोनों को रखा गया है एक ही फैमिली, दैट इज द फेलिडी, करेक्ट। यानी कि इन दोनों जेनेरा में सिमिलैरिटीज थी, दोनों ही कैट फैमिलीज हैं, एंड इन दोनों की सिमिलैरिटीज को देखते हुए इनको रखा गया एक फैमिली में, दैट इज द फेलिडी फैमिली। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर में हमेशा रखा जाता है सिमिलर फैमिलीज को, सिमिलर फैमिलीज केप्ट इन सेम ऑर्डर, करेक्ट। अब इसमें आगे देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको दिखाती हूँ। जैसे अभी आपने एक फैमिली दिखाई थी फेलिडी, राइट, तो ऐसे ही एक फैमिली है फेलिडी एंड अनदर फैमिली हमारे पास में है कैनिडी। फेलिडी जो होती है ये कैट फैमिली होती है, एंड जो कैनिडी है दैट इज द कैनाइन फैमिली, और यू कैन से डॉग फैमिली। तो इनको रखा गया है
एक ही ऑर्डर में, एंड दैट ऑर्डर इज कार्निवोरा। यानी कि फेलिडी एक फैमिली है, कैनिडी एक फैमिली है, इन दोनों के बीच में कुछ सिमिलैरिटीज को देखा गया और उनको देखते हुए उन्हें एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया। कैनिडी जो है वो आपकी डॉग फैमिली या फिर कैनाइन फैमिली है, एंड फेलिडी जो है वो आपकी कैट फैमिली है, जिसके अंडर में आपको ये अभी पैंथेरा एंड फेलिस दोनों जीनस आपको दिखाई दिए थे कि ये दोनों जीनस इसके अंडर में आते हैं। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर्स के बाद में आती है हमारी क्लास, यानी कि नेक्स्ट टैक्सॉन जो है दैट इज द क्लास। क्लास में रखा जाता है सिमिलर टाइप के ऑर्डर्स को, जैसे अभी हमने देखा एक ऑर्डर कार्निवोरा, ऐसे ही हमारे पास में अलग अलग ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल प्राइमेटा। तो उनकी सिमिलरिटीज को चेक किया जाता है, उनमें प्रेजेंट जो ऑर्गेनिज्म है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा जाता है कि क्या इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज आ रही हैं, तो हम उन्हें एक ही क्लास में रखते हैं। सो इट मीन्स दैट सिमिलर order kept in one class, similar order kept in same class। For example, हमारे पास में एक ऑर्डर है कार्निवोरा, नेक्स्ट ऑर्डर हमारे पास में है प्राइमेटा, तो इन दोनों को ही रखा गया है सेम क्लास, दैट इज द मैमेलिया, क्योंकि ये मैमेलिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, इसलिए इन दोनों ऑर्डर्स को रखा गया है एक ही क्लास मैमेलिया में। आई होप कि आप लोगों को क्लास क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेवल मूव करते हैं, दैट इज द फाइलम। अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो हम फाइलम की बात करेंगे, अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो फिर यहाँ पे हम फाइलम की जगह लिखेंगे डिवीजन, लेकिन अभी हम लोग एनिमल्स में देख रहे हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फाइलम, सिमिलर टाइप्स ऑफ क्लासेस केप्ट इन द सेम फाइलम, मीन्स एक ही तरह की क्लासेस को रखा गया है एक फाइलम में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में मैमेलिया हो गया, एवीज हो गया, रेप्टाइल्स हो गए या रेप्टिलिया हो गया, ये सब अलग अलग क्लासेस हैं। एंड फॉर एग्जांपल और एम्फीबिया ले लीजिए, तो ये सारी क्लासेस जितनी भी हमारे पास से प्रेजेंट है इनको एक फाइलम में रखा गया, एंड दैट फाइलम इज नोन एज द कॉर्डेटा। इनकी सिमिलरिटीज को देखा गया। डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि स्पीशीज से जैसे जैसे हम किंगडम के नज़दीक पहुंचते जाएंगे वहां पर डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता जाएगा, वहां पे आपको ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। पहले आपको 100 मिल रही होंगी तो बाद में आपको ऊपर पहुंचते पहुंचते 2 या 3 की सिमिलैरिटीज ही रह जाती हैं, जिनके बेसिस पे हम उनको एक कैटेगरी या एक टैक्सॉन में रखते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे मैमेलिया हो गया, एबीज हो गया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, तो इन सबको अगर हम एक फाइलम में रख रहे हैं दैट इज द कॉर्डेटा, तो इनके बीच में सिमिलैरिटीज तो कम हो गई हैं लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गया है। इसके बाद में जो लास्ट आता है हमारा दैट इज द किंगडम। अगर हम किंगडम की बात कर रहे हैं तो इट मींस सारे फाइलम। ठीक, अब फाइलम कौन कौन से हमारे पास में, जैसे कॉर्डेटा, फाइलम स्टार्ट होते हैं हमारे पोरीफेरा से, राइट, तो यहाँ पे कॉर्डेटा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, ठीक, ऑर्थोपोडा हो गया, एनेलिडा हो गया, बहुत सारे फाइलम, एनेलिडा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, पोरीफेरा, तो इन सारे फाइलम्स को रखा गया है एक किंगडम में, दैट इज द एनिमेलिया। सो जो हमारा सबसे लार्जेस्ट है दैट इज द किंगडम एनिमेलिया, जो हमारा स्मॉलेस्ट है दैट इज द स्पीशीज। यानी कि स्पीशीज में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होगा लेकिन सिमिलैरिटीज का नंबर बहुत ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से किंगडम जो है हमारे पास में वहां पे मोस्ट डाइवर्स होगा, सिमिलैरिटीज कम होंगी लेकिन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम मूव करते हैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ, डाइवर्सिफिकेशन बढ़ता है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी बढ़ता है, डाइवर्सिफिकेशन भी बढ़ता है, और जैसे जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करते हैं तो वहां पे सिमिलैरिटीज बढ़ती हैं, यानी कि सबसे मैक्सिमम सिमिलैरिटीज आपको स्पीशीज में देखने को मिलती हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल एड, लेकिन इसको शुरू करने से पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ कि टैक्सोनॉमिकल एड क्या होता है। हर एक वो चीज बेटा, मतलब एवरीथिंग
चाहे वो छोटी से छोटी हो या फिर बड़ी से बड़ी हो, राइट। हर एक वो चीज जो हमें किसी स्पीशीज को समझने में, करेक्ट, उसको अच्छी तरह से स्टडी करने में हेल्प करे, वो कहलाती है टेक्सोनॉमिकल एड, करेक्ट। यानी कि हर एक वो चीज जिससे हमें ये समझ में आ रहा है उस स्पीशीज का हम आइडेंटिफिकेशन कर पा रहे हैं, उसका हम नॉमेनक्लेचर कर पा रहे हैं, उसका क्लासिफिकेशन कर पा रहे हैं, उसकी सारी चीजें, उसके स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एवरीथिंग हम अगर उसकी समझ पा रहे हैं, जिसके माध्यम से वो चीज कहलाती है टेक्सोनॉमिकल एड। आई होप कि आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। सो टेक्सोनॉमिकल एड की मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देती हूँ। ऑल those things मीन्स वो सारी चीजें जो हेल्प करती हैं हमें किसी प्लांट्स को, किसी एनिमल को या फिर किसी भी स्पीशीज को समझने में, दैट इज नोन एज द टेक्सोनॉमिकल एड। अब उसमें हम जो स्टडी करते हैं, उस स्टडी में हम क्या क्या चीजें देखते हैं, मेनली हम देखते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज क्लियर होगी कि कैसे टेक्सोनॉमी में मेनली हम ये तीनों चीजें करते हैं, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, नॉमेनक्लेचर, जो स्टडी से यहाँ पे मतलब है मैं वो चीजें बता रही हूँ, नॉमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन यानी कि उसको कहाँ पे करेक्टराइज किया गया है, किस कैटेगरी में, किस टेक्सॉन में उसको रखा गया है, क्लासिफिकेशन, एंड उसके रिलेटेड सारी चीजें, एवरीथिंग रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो। सो दैट इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमारे पास में क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपके हो गए बोटैनिकल गार्डन्स, नंबर 2 जूलॉजिकल पार्क, नंबर 3 म्यूजियम, 4th हर्बेरियम, एंड 5th इज की, जिसमें कुछ क्वेश्चनेयर्स होते हैं जिनको हम शेयर करते हैं। हालांकि न्यू एनसीईआरटी में टॉपिक हट गया है, लेकिन अभी नीट में तो आपका ये है, आने वाला है, तो इसलिए इसको मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोगों को ये चीजें पता भी होनी चाहिए। भले ही आपका नीट का सिलेबस में डिक्लेयर भी हो जाए कि नहीं, हाँ ये चीजें नहीं आएंगी आगे आने वाले टाइम में, फिर भी आपको 2-3 साल तक बच्चों, जो नए बच्चे अब आ रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें पढ़नी है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में हो गए बोटैनिकल गार्डन्स, जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम, हर्बेरियम, एंड कुछ क्वेश्चनर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या है, कौन सी स्पीशीज है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ की, ठीक। सबसे पहला हम देखते हैं बोटैनिकल गार्डन के बारे में। दैट इज बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। क्यों ग्रो करते हैं? उनको स्टडी करने के लिए, स्टडी मतलब वहां पे उनकी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, यानी कि उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने के लिए, उनका लाइक मॉर्फोलॉजी हो गई, एनाटॉमी हो गई, उनके पढ़ने के लिए, कैसे उनमें ग्रोथ हो रही है, कैसे रिप्रोडक्शन मेथड्स हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हम साइंटिफिक स्टडी उनकी जो करते हैं वो वहां पे करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जो ये जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि लाइक उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ये चीज कैसी है, अगर कोई फ्लावर निकल रहा है तो वो कैसा होता है, अगर इलायची का पेड़ है तो वो कैसा है। तो उनकी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए और बहुत सारे लोगों को एडुकेट करने के लिए, तो ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे हम वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ग्रो करते हैं। किस लिए ग्रो करते हैं? फॉर साइंटिफिक स्टडी, ठीक, उनके बारे में सारी साइंटिफिक स्टडी करने के लिए, एंड टू एडुकेट पीपल, बहुत सारे बच्चों पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए वहाँ पे आते हैं, एंड बहुत सारे लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सॉल्व करने के लिए आते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी हम लोग वहाँ पे क्लियर करते हैं। तो ये दो मेन मोटो होते हैं बोटैनिकल गार्डन के। अब हमारे पास में कौन कौन से बोटैनिकल गार्डन हैं और कौन से बहुत फेमस वाले बोटैनिकल गार्डन हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा फेमस वाला है, दैट इज द इंडियन बोटैनिकल गार्डन। ये इसका ओल्ड नेम है, एंड इससे पहले भी एक और पुराना नाम था, रॉयल बोटैनिकल गार्डन, लेकिन अब जो करंट में आपका नेम है दैट इज द आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। एंड ये कैसा है? न्यू है आपका,
ठीक, तो बहुत पुराना था रॉयल बोटेनिकल गार्डन, फिर हुआ इंडियन बोटेनिकल गार्डन एंड देन आफ्टर आपका आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन एंड ये आपका सिचुएटेड है हावड़ा, कोलकाता। अब इस बोटेनिकल गार्डन की मेन खासियत क्या है ये देखते हैं। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज द ग्रेट बनियन ट्री। द ग्रेट बनियन ट्री यानी कि एक वहां पर बहुत ही जायंट बनियन ट्री है एंड इसका साइंटिफिक नेम है फाइकस बेंगालेंसिस एंड इस ट्री की बहुत सारी खासियत है। सबसे एक तो ये बड़ी खासियत है कि ये बहुत पुराना है। कितना पुराना है? ये लगभग 250 साल पुराना है ये ट्री, यानी कि लगभग 250 इयर्स ओल्ड है ये ट्री, करेक्ट। इस ट्री में 2800 से भी ज्यादा प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं। प्रॉप रूट समझते हैं ना, जब रूट्स आपकी बाहर की तरफ आ जाती हैं, बाहर से वो नीचे जमीन की तरफ जाती है और वो उनको एक तरह से सपोर्ट भी प्रोवाइड करने लगती हैं, राइट। तो उसमें 2800 से भी ज्यादा प्रॉप रूट्स प्रेजेंट है एंड ये कितने एरिया में फैला हुआ है? दैट इज द 14,500 स्क्वायर फीट एरिया। ये इतने एरिया में फैला हुआ है। ये इसकी तीन खास बात है, मतलब आप जब वहां पे विजिट करेंगे तो यू विल फील लाइक अ वेरी ह्यूज फॉरेस्ट, लेकिन वो है सिर्फ एक और एक ट्री। जो मेन ट्री है वहां पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि मेन ट्री ये है, बाकी सब क्या है उसकी ब्रांचेस हैं, लेकिन यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि ये अलग अलग पेड़ नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सारे अलग अलग पेड़ हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेड़ है, उसकी सारी ब्रांचेस हैं जो इतने बड़े एरिया में, एक पूरे फॉरेस्ट के जितने एरिया में फैली हुई हैं। इसका साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया था फाइकस बेंगालेंसिस। सो ये हो गया एक पॉइंट इसके फेमस होने का। सेकंड जो वहां की खासियत है दैट इज द पैंडनस एंड जिसका जनरल नेम अगर आपको पता हो तो दैट इज द स्क्रू पाइन। एंड ये क्यों फेमस है? यहां पर इसमें आपको देखने को मिलेगी मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल रूट कैप। जनरली क्या होती है? एक रूट कैप होती है जो उसकी रूट्स की होती है, उसमें एक रूट कैप होगी, लेकिन यहां पे आपको इसकी स्टिल्ट रूट में मल्टीपल रूट कैप देखने को मिलेगी। थर्ड जो खास बात है इसकी, दैट इज अ जायंट वाटर लिली प्लांट, राइट। उसकी लीव्स इतनी बड़ी होती है कि उसमें 4-6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी बिग साइज की होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। उसके साइड के एजेस ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, नीचे से वो कॉपरिश कलर में होती है एंड ऊपर जो होती है वो ग्रीन होती है, तो देखने में भी बहुत सुंदर होती है। एंड दैट इज द जायंट वाटर लिली एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज द विक्टोरिया अमेजोनिका। जायंट वाटर लिली एंड इसका जो लीफ का डायमीटर होता है वो होता है लगभग आपका 2.5 से 3.5 या 3 मीटर तक का होता है, जिसमें आराम से 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं, इतने बिग साइज की होती है, ठीक। तो ये 3 मेन खासियत थी जो हमारा मेन रॉयल बोटेनिकल गार्डन यानी कि आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन जो है कोलकाता में, हावड़ा में, वहां पे जो मौजूद है, उसमें ये 3 मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट आता है आपका लखनऊ में एक बोटेनिकल गार्डन है, दैट इज द NBRI, दैट इज नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। दैट इज द नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहां पे बहुत सारे बच्चे एज अ जूनियर रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो एंड रिसर्च एसोसिएट और बहुत सारे बच्चे अपनी PhD के लिए वहां पे मेनली जो काम करते हैं ना बच्चे, वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे काम करते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेस फॉर द स्टडी पर्पस ऑफ प्लांट। जो थर्ड वन है दैट इज द रॉयल बोटेनिकल गार्डन। एंड ये मौजूद है आपका क्यू, इंग्लैंड में एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस बोटेनिकल गार्डन। सो हमने ये 3 बोटेनिकल गार्डन्स पढ़ लिए। इसमें जो सबसे पहले हम लोग आज पढ़ने वाले हैं दैट इज द जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जिसका एक कॉमनली नेम होता है दैट इज द जू। हम सभी लोग बचपन में, बड़े में जू जाते रहे और जू जाने का जो मेनली हमारा वहाँ पे मकसद होता था कि हम घूमने जा रहे हैं, एनिमल्स को देखने जा रहे हैं, इंटरटेनमेंट होता था, ठीक है। तो जो मेन रीजन होता था हमारा इंटरटेनमेंट, बट क्या एक्चुअली वहाँ पे सिर्फ इंटरटेनमेंट लिए रखा गया है? नहीं, वहाँ पे जूलॉजिकल पार्क्स में वाइल्ड एनिमल्स को किस लिए रखा गया है इसके आज मैं आप लोगों को मेन रीजन बताऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको जूलॉजिकल पार्क की जो एक मेन डेफिनेशन है वो बताती हूँ, दैट इज इट इज अ
इनक्लोज्ड स्पेस, ये एक इनक्लोज्ड स्पेस होती है जहां पर मेनली वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है उनकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे रीजन है, क्या है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहला रीजन जो है दैट इज द साइंटिफिक स्टडी। जितने भी वहां पर वाइल्ड एनिमल्स हैं उन सब की साइंटिफिक स्टडी करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वहीं पे एनिमल्स हैं, हम उनको हर टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेन रीजन होता है दैट इज टू सेव इंडेंजर्ड स्पीशीज। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, ठीक है। अगर हमें पता चले कि कोई स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है तो हम उसे कैप्टिविटी में रखेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट, प्रॉपर फूड, शेल्टर, केयर, प्रोटेक्शन एंड वॉट एवर द थिंग्स इट्स रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल, वो सारी चीज़ें हम उसको वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ताकि हो सकता है कि हम उस इंडेंजर्ड स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें। तो ये एक और मेन रीज़न है इन जूलॉजिकल पार्क्स का। नेक्स्ट जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है दैट इज टू एडुकेट पीपल। आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल से बच्चों को लेके जाया जाता है, क्यों लेके जाते हैं? उनको चीज़ों को समझाने के लिए, टू एडुकेट देम, राइट। सो ये भी एक मेन रीजन है दैट इज द टू एडुकेट पीपल। एंड द फोर्थ रीजन इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के लिए भी सब लोग जाते हैं वहाँ पर घूमने के लिए, सो दैट इज ऑल्सो अ मेन रीजन। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जूलॉजिकल पार्क्स क्यों बनाए जाते हैं और मेनली उनके क्या रीजन है। फर्स्ट वन इज द साइंटिफिक स्टडी, सेकंड वन इज द टू सेव endangered species, and the third one is the to educate people, and the fourth one is the entertainment. नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, that is the museum. आज का जो सेकंड है हमारा that is museum. हर शहर में लगभग एक म्यूजियम आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो वो म्यूजियम क्यों बनाए जाते हैं? तो म्यूजियम में बेसिकली प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व करने के भी बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे प्लांट्स भी आपको प्रिजर्व फॉर्म में मिलेंगे, एनिमल्स भी आपको प्रिजर्व फॉर्म में मिलेंगे। तो अगर आपको मैं इसका डेफिनेशन दूँ तो इट मीन्स यहाँ पर रखे जाते हैं प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स यहाँ पे आपको प्लांट्स भी मिल जाएंगे एंड एनिमल्स भी मिल जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसेक्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है तो कैसे प्रिजर्व किया जाएगा? तो इंसेक्ट को प्रिजर्व करने में फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में इंसेक्ट्स में आपके पास मॉथ हो सकते हैं, आपके पास में बटरफ्लाईज हो सकती हैं, आपके पास कैटरपिलर्स हो सकते हैं। तो बेसिकली ये इनका अगर मैं एग्जांपल दूं तो इनमें स्टडी क्या किया जाएगा? उनके विंग्स पे जो कलरफुल पैटर्न्स मौजूद है उनको स्टडी किया जाता है। तो उनको स्टडी करने के लिए इनको किस तरह से रखा जाएगा? इनको ड्राइड फॉर्म में होना चाहिए, करेक्ट, एंड पिंड करके रखा जाएगा। पिंड से यहाँ पर क्या मतलब है? उनके जो विंग्स हैं उनको पूरा प्रॉपर स्ट्रेच करके पिन किया जाएगा, ताकि कोई भी स्टूडेंट उस पर स्टडी देखना चाहे कोई तो आराम से देख सकता है कि उसके कलर पैटर्न्स क्या मौजूद है। इसके अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे प्रिजर्व किया जाता है दैट इज द लार्ज एनिमल्स। लार्ज एनिमल्स को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा जो यहाँ पर तरीका होता है दैट इज द स्टफिंग। उन एनिमल्स के अंदर से टिश्यूज, बॉडी पार्ट्स, ये सारी चीजें हटा दी जाती हैं, अंदर इंटरनल ऑर्गन्स, एंड देन आफ्टर उनको स्टफ्ड करके रखा जाता है। स्टफ्ड क्यों किया जाता है? ताकि उनके प्रॉपर साइज को विजुलाइज किया जा सके और उनके ऊपर जो स्ट्राइप्स है वगैरह ये सारी चीजें, जो कलर्स हैं वो सारे मौजूद है, वो क्लियरली विजिबल हो। तो लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड करके रखा जाता है। इसके अलावा स्केलेटन्स को रखा जाता है वहां पर, एंड वहां पर फॉसिल्स को भी रखा जाता है, करेक्ट। सो ये हो गया म्यूजियम जहाँ पे प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं, एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स में आपको मॉथ, बटरफ्लाईज, कैटरपिलर, इन सबको ड्राइड एंड पिंड फॉर्म में रखा जाता है। लार्ज एनिमल्स को स्टफ्ड फॉर्म में रखा जाता है। इसके अलावा आपको स्केलेटन्स मिल जाएंगे एंड आपको साथ ही साथ में फॉसिल्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है हर्बेरियम। थर्ड जो है दैट इज हर्बेरियम। हर्बेरियम में जो प्लांट्स रखे जाते हैं प्रिजर्व करके, उनको ड्राइड
प्रेस्ड एंड माउंटेड फॉर्म में रखा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ड्राई करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर उसमें कोई भी वाटर कंटेंट होगा तो वाटर कंटेंट के होने की वजह से उसमें फंगस लग सकती है, वो डिकम्पोज हो सकता है। तो अगर आप फ्यूचर में उसे देखेंगे तो आप उसकी स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उसको ड्राइड एंड प्रेस्ड, ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होती है एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही उनको एक शीट पे माउंट किया जाता है। अब जिस शीट पे माउंट किया जाता है उसका साइज भी फिक्स होता है। इसका साइज होता है 29 सेंटीमीटर एंड 43 सेंटीमीटर। सो इस शीट पे जब उसको अच्छी तरह से ड्राइड एंड प्रेस होने के बाद में माउंट किया जाएगा एंड देन आफ्टर इन द कॉर्नर वी प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन। लास्ट में कॉर्नर में आपको क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्शन। एंड जो डिस्क्रिप्शन होगा उस डिस्क्रिप्शन में उस पर्टिकुलर प्लांट का लोकल नेम, उस पर्टिकुलर लोकल एरिया में उसको किस नाम से जानते हैं वो, उसका साइंटिफिक नेम एंड उसके अलावा एरिया ऑफ कलेक्शन, किस एरिया से पर्टिकुलर उसको कलेक्ट किया गया है, किस कलेक्टर ने उसको कलेक्ट किया है तो कलेक्टर का नेम। इसके अलावा अगर कोई और ऐसी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन यानी कि अदर इंफॉर्मेशन एंड डेट, किस डेट में उसको कलेक्ट किया गया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्क्रिप्शन में, मेनली ये मैंडेटरी है, ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन तो मैंडेटरी होती है। इसके अलावा अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर की जाती है। जनरली इतनी जगह नहीं होती है तो उनके बारे में इस तरह से बताया जाता है। तो आज हम लोगों ने देख लिया जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम एंड हर्बेरियम। बचे हैं अब हमारे की, मैनुअल, मोनोग्राफ, फ्लोरा एंड फौना। इनमें से की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि न्यू सिलेबस से ये हट गया है लेकिन अभी भी नीट एग्जाम में तो आ ही रहा है, तो इसीलिए इसको पढ़ना और रिवाइज करना बहुत जरूरी है। की में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कैसे स्टेटमेंट्स को अरेंज किया जाता है, क्या चीज़ है। तो आज आप इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग से ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक एड। इसके ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं, जो आपने अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो टैक्सोनॉमिक एड का आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज की। तो बेसिकली बेटा जी की जो होती है ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है, और इन स्टेटमेंट्स को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि साइंटिफिक एक कंक्लूजन में पहुंच सके कि ये अननोन ऑर्गेनिज्म इस पर्टिकुलर टैक्सॉन या कैटेगरी को बिलोंग करता है। करेक्ट। सो यही सारी कला आती है आपकी की के अंदर। सो इफ यू वांट टू डिफाइन की, दैट इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट and we arrange these statements in that manner so that we can conclude that this particular organism belong to this taxon or category, ठीक है। अब यहाँ पे जो पेयर ऑफ स्टेटमेंट होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है, तो पेयर ऑफ स्टेटमेंट होता है उसको कहा जाता है कपलेट, ठीक, उसको कहते हैं कपलेट। सिंगल स्टेटमेंट को कहा जाता है लीड, यानी कि 2 स्टेटमेंट लिखे हैं तो उन दोनों को कंबाइनली कहा जाएगा कपलेट, एंड अगर सिंगल स्टेटमेंट होगा तो उसको कहा जाएगा लीड। अब मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए सपोज दैट कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, आप उसको नहीं जानते कि ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट है कि एनिमल है, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर क्या है, तो हम कुछ स्टेटमेंट्स की लिस्ट तैयार करेंगे जिसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट आएगा, ओनली वन सेल्ड, ये क्वेश्चन है जो हम पूछ रहे हैं उससे, ठीक है, ओनली वन सेल्ड, या फिर दूसरे स्टेटमेंट में हमने लिखा मल्टी सेल्यूलर, ठीक। अब अगर ऑन पूछ 1 है यानी कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्यूलर, इतना तो पता चलेगा फर्स्ट देख के। अगर 1 सेल्ड है तो गो टू पॉइंट 2, एंड अगर मल्टी सेल्यूलर है तो गो टू पॉइंट 3, करेक्ट। ये एक कपलेट बन गया। अब हमने पॉइंट 2 में मेंशन किया दैट न्यूक्लियस प्रेजेंट या फिर न्यूक्लियस एब्सेंट। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो हो गया यूनिसेल्युलर यूकैरियोट, ठीक। अगर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो हो गया प्रोकैरियोट, यानी कि मोनेरा। जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है वो एक बैक्टीरिया है,
ठीक, अगर ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट से होता है तो हम सेकंड पॉइंट पे गए और हमने न्यूक्लियस प्रेजेंट है एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो वो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट की कैटेगरी में आएगा। अगर उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है तो यानी कि वो प्रोकैरियोट है, मोनेरा यानी कि जो हमने आइडेंटिफाई किया है दैट इज अ बैक्टीरिया। ठीक, अब अगर फर्स्ट वाली लाइन नहीं थी, सेकंड वाली लाइन है, इट मींस इट इज मल्टी सेल्यूलर, तो फिर हम चेक करेंगे मल्टी सेल्यूलर अगर है तो थर्ड पॉइंट पे जाना है। अब थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा है? थर्ड पॉइंट पे लिखा है कि ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेट्रोट्रॉपिक है। ठीक, अगर वो ऑटोट्रॉपिक है यानी कि अपना खाना खुद से बना रहा है तो वो फिर प्लांट ही है कोई। अगर वो हेट्रोट्रॉपिक है तो फिर हमें देखना है, क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक में तो हमारे पास में कई सारे आ जाएंगे, तो फिर जाना है हमें गो टू स्टेटमेंट और सॉरी गो टू पॉइंट 4। तो पॉइंट 4 में हमने क्या मेंशन किया कि वो मोटाइल है यानी कि वो चल फिर सकता है, तो किस कैटेगरी में आ जाएगा? अगर चल फिर सकता है तो दैट इज मींस इट इज एन एनिमेलिया में आ जाएगा वो, या फिर वो नॉन मोटाइल है, वो चल फिर नहीं सकता है, मूव नहीं कर सकता है बट हेट्रोट्रॉपिक है, तो इट मींस वो आ जाएगा फंगस की कैटेगरी में। तो इस तरह से हम स्टेटमेंट्स को अरेंज करते जाते हैं कि हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, वो साइंटिस्ट ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सके और डिफाइन कर सके कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इस टैक्सोनिया कैटेगरी को बिलोंग करता है। ठीक है, आई होप कि की क्लियर हो गई होगी सबको। नेक्स्ट आता है आपका मोनोग्राफ। मोनोग्राफ है, इसके अलावा मैनुअल है, मैं सारे यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, एंड फ्लोरा, एंड उसके अलावा हमारे पास में है फौना। ठीक, मोनोग्राफ की अगर बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टैक्सॉन। उस टैक्सॉन में, उस कैटेगरी में जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, हम उन सबकी स्टडी किस में करते हैं? मोनोग्राफ में करते हैं। So it means monograph is the systematic study of the organism present in one category or one taxon. So that is a systematic study of one taxon और कैटेगरी में जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सिस्टमैटिक स्टडी हो गया। ठीक, अब अगर मैनुअल की बात करते हैं तो वी आर स्टडीइंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक, उस पर्टिकुलर स्पीशीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैनुअल में जिस बुक में प्रेजेंट होती है उसको मैनुअल कहा जाता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज। ठीक, फ्लोरा एंड फौना, आप सबने बहुत सुना होगा फ्लोरा एंड फौना के बारे में। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट होती है उसको कहा जाता है फ्लोरा, और उसी पर्टिकुलर एरिया में कितने भी आपके एनिमल्स की स्पीशीज मौजूद हैं उसको कहा जाता है फौना। ठीक, तो इट मीन्स फ्लोरा ऑल प्लांट स्पीशीज प्रेजेंट इन वन पर्टिकुलर एरिया। फौना में हो गया आपका ऑल एनिमल स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये हो गया आपका फ्लोरा एंड फौना, एंड इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो आई होप ये वीडियोस आपकी हेल्प पढ़ाई में जरूर कर रहे होंगे, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी, बाय बाय एवरीवन।